दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 फरवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत अब इंटरमीडिएट पास अविवाहित लड़कियों को 25,000 और स्नातक उत्तीर्ण सभी लड़कियों को 50,000 रुपए की राशि एक मुश्त मिलेगी। जी हां, अब तक इस योजना में इंटरमीडिएट को 10 और फिर स्नातक उत्तीर्ण लड़कियों को 25,000 दिए जाते रहे हैं। जी हां, इस तरीके से यह सहायता राशि दोगुनी कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। जी हां, कैबिनेट ने कुल 18 प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत इसकी घोषणा पहले से ही की गई थी। सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के तहत मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत लड़कियों को उच्चतर शिक्षा के लिए प्रवृत्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। दोस्तों हमारे और आपके पीने वाला पानी अब दुनिया से खत्म होने वाला है। जी हां, पूरी दुनिया में महज 1% ही पानी ऐसा है जिसको हम पी सकते हैं। जी हां, उस पर भी अब संकट के बादल छाए गए हैं। जी हां, दरअसल ये पीने वाला पानी हमें नदियों, झीलों, तालाबों और दूसरी नमी वाले जमीनों से मिलता है। इन जमीनों पर हो रहे लगातार शहरीकरण के कारण वेटलैंड खत्म हो रही है। जी हां, पूरे देश में इस वक्त 50% से ज्यादा वेटलैंड पर या तो कब्जा हो गया है या फिर वो सूख गई है। मंगलवार को इंटरनेशनल वेटलैंड डे पर देश के प्रमुख पर्यावरणवादियों ने वेटलैंड को बचाने और फिर पीने के पानी को बचाने के लिए मुहिम शुरू की है। पर्यावरणवादी रमेश कुमार पांडे ने कहा है कि पूरे देश में जिस तरीके से शहरीकरण हो रहा है वह बहुत ही चिंताजनक है। हमारे पास इस वक्त पीने के पानी का भी संकट गहरा गया है। पूरी दुनिया में महज 2.5% ही फ्रेशर वाटर है, जिसमें 1% पानी पीने लायक है। जी हां, जिस तरीके से शहरीकरण हो रहा है और वेटलैंड खत्म हो रहा है उससे यह चिंता स्वाभाविक है कि आने वाले वक्त में, आने वाले समय में हमारे पीढ़ियां पानी के लिए तरस जाएंगे। जी हां, पर्यावरण विशेषज्ञों के मुताबिक अगले कुछ दशकों में तो पीने वाला पानी खत्म हो जाएगा। जी, इसको लेकर इस साल की इंटरनेशनल थीम वाटर रखी गई है। दोस्तों बिहार में जमीनों को लेकर कई सारे लफड़े लगातार हो रही है, क्योंकि ऐसे में कभी जमीनों को लेकर धोखेबाजी तो कभी गलत तरीके से जमीनों को बेचने की बात सामने आती है। ऐसे में बिहार में जमीनों के अनाधिकृत कब्जे से हर कोई परेशान हैरान है, जिसको लेकर सरकार काफी ज्यादा कड़ाई करने वाली है। आपको बता दें कि सरकार ने सरकारी जमीनों से कब्जा हटाने के लिए नोडल पदाधिकारियों को इसका जिम्मा सौंप दिया है। जी हां, साथ ही आपको यह भी बता दूं कि सरकार बिहार के सभी जिलों में एक विशेष अभियान चलाकर सरकारी जमीन पर मौजूद अवैध कब्जा को हटाएगा। सरकार ने इसकी तैयारी भी पूरी कर ली है और जल्द ही इसे अंजाम भी देना स्टार्ट कर देगी। बिहार में नीतीश सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि अब बिहार में किसी तरीके की कोई भी दादागिरी नहीं चलेगी और न ही बिहार में गैर कानूनी तरीके से किए गए कामों को ढील दी जाएगी। दोस्तों बिहार में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने साल 2020 में फर्स्ट डिवीजन से पास छात्रों के लिए राशि जारी कर दी है। जी हां, यह राशि उन छात्रों के लिए विभाग ने जारी की है जिनका संबंध उच्च जाति और अल्पसंख्यक समुदाय से है। जी हां, शिक्षा विभाग की तरफ से जारी यह राशि सीधे संबंधित छात्रों के बैंक खाते में जाएगी। जी हां, शिक्षा विभाग ने 30,94,30,00,000 रुपए की राशि आज जारी कर दी है। विभाग के मुताबिक पिछले साल उच्च जाति और अल्पसंख्यक समुदाय में प्रथम श्रेणी में पास करने वाले छात्रों की संख्या 30,943 है। जी हां, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत शिक्षा विभाग हर साल सभी जातियों में प्रथम श्रेणी में सफल छात्रों के लिए यह राशि देती है। हालांकि 10-10 हजार की यह राशि उन्हीं छात्रों को दी जाएगी जिन्होंने इंटर में दाखिला लिया हो। शिक्षा विभाग पिछले कई सालों से छात्रों के लिए अलग अलग योजनाओं के लिए राशि जारी करता है। जी हां, आपको बता दें कि शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, बालिका छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत छात्रों के लिए पैसे जारी करता है। इसके साथ ही विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना के तहत भी छात्रों के लिए राशि जारी करता है। दोस्तों बिहार में अगर आप सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन या फिर सड़क जाम किया तो फिर आप ना सरकारी नौकरी करने के लायक रह जाएंगे और ना ही कोई ठेका पट्टा लेने के लायक। जी हां, बिहार सरकार ने यह नया फरमान जारी किया है। नीतीश सरकार ने यह तय किया है कि बिहार में नौकरी या फिर ठेकेदारी उसी को मिलेगी जिसे पुलिस ने चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया होगा। सरकार के खिलाफ जिसने विरोध प्रदर्शन या फिर सड़क जाम किया होगा और यह बात पुलिस रिकॉर्ड में होगी तो फिर अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने
अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को लंबा पत्र लिखकर चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। जी हां, उस पत्र में मोटे अक्षरों में लिखे गए हैं कि पैराग्राफ को पढ़िए। यदि कोई व्यक्ति विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और उसे इस कार्य के लिए पुलिस द्वारा आरोप पत्र किया जाता है, तो उनके संबंध में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप से प्रविष्टि की जाए। ऐसे व्यक्ति को गंभीर परिणाम के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि उन्हें सरकारी नौकरी, ठेके आदि नहीं मिलेंगे। दोस्तों, सऊदी अरब ने अपने यहां पर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से पाकिस्तान समेत 20 देशों से हवाई यातायात को फिलहाल स्थगित कर दिया है। जी हां, अब केवल वही लोग सऊदी अरब में प्रवेश कर सकेंगे जो वहां के नागरिक हैं, जी हां, डिप्लोमेटिक हैं और डॉक्टर या फिर उनके परिजन हैं। यह आदेश 3 फरवरी से लागू भी कर दिया गया है। जिन देशों से आने वाले लोगों पर सऊदी अरब ने बैन लगाया है उनमें संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, मिस्र, लेबनान, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, ब्राजील, पुर्तगाल, तुर्की, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, जापान और भारत का भी नाम शामिल है। दोस्तों, कोरोना का टीका लोगों को मुफ्त या फिर रियायत दरों पर देने का फैसला राज्य सरकारों को देना होगा। जी हां, 2 राज्य बिहार और फिर केरल में टीका मुफ्त देने की घोषणा हो चुकी है, पर फिलहाल केंद्र सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। जी हां, केंद्र ने बजट में कोरोना टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा में मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया कि पहले चरण में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की 2 करोड़ 28 लाख खुराक निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। इनका इस्तेमाल स्वास्थ्य और अगले मोर्चे पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों के लिए किया जा रहा है। जी हां, 1 फरवरी तक देश में 39,50,000 लोगों को निःशुल्क टीका दिया जा चुका है। दोस्तों, महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। जी हां, और इसका उदाहरण देश की कई बेटियां भी पेश कर चुकी है। अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हुए अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। ऐसा अजीज जम्मू कश्मीर के कश्मीर संभाल की रहने वाली है। जी हां, ऐसा अजीज ने देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट के रूप में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। जी हां, इसके साथ ही ऐसा कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत और फिर कई कश्मीरी महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का प्रतीक भी बन गई है। जी हां, 25 वर्षीय ऐसा को साल 2011 में महज 15 साल की उम्र में ही स्टूडेंट पायलट लाइसेंस मिल गया था। उसके अगले साल रूस के सोकोल एयरबेस में MiG-29 जेट उड़ाने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने VFC से एविएशन में ग्रेजुएशन किया और 2017 में एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस प्राप्त किया। जी हां, न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए ऐसा ने कहा कि उनका मानना है कि कश्मीरी महिलाओं ने पिछले कुछ वर्षों में काफी प्रगति की है और शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण रूप में अच्छा काम किया है। जी हां, उन्होंने बताया कि मुझे हवाई यात्रा करना और लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने पायलट बनने का निर्णय लिया। दोस्तों, बिहार के सरकारी हाई स्कूल और +2 में छठे चरण के तहत चल रहे 30,000 शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियोजन को लेकर 4 फरवरी यानी कि आज फैसला हो सकता है। जी हां, आज के दिन पटना हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। जी हां, आपको बता दें कि जुलाई 2019 में माध्यमिक उच्च माध्यमिक के शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। बहाली की कार्रवाई अंतिम चरण में थी कि इसको लेकर पटना हाई कोर्ट में एक PRL दायर हुआ और फिर नियुक्ति यानी कि बहाली प्रक्रिया रुक गई। जी हां, हालांकि न्यायालय ने यानी कि हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को नियुक्ति से पहले उनसे आदेश लेने का निर्णय लिया था। यह जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग का माध्यमिक शिक्षा निदेशालय गुरुवार को कोर्ट से नियुक्ति की इजाजत देने का आग्रह करेगा। दोस्तों, असम के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को CAA और NRC पर चल रही बहस में कूद पड़े और कहा कि वे उन लोगों का वोट नहीं चाहते हैं जो भारतीय और असमिया संस्कृति को खुली चुनौती देते हैं। जी हां, हेमंत बिस्वा शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में अप्रवासी मुस्लिम आबादी का एक वर्ग सांप्रदायिक है और स्थानीय संस्कृति और भाषा को बिगाड़ने का काम करता है। उन्होंने कहा कि असम की मुस्लिम आबादी 2 धाराओं में विभाजित है, यानी कि 2 धाराओं में बटा हुआ है। एक जो बांग्लादेश से असम में आई है और दूसरी जो स्वदेशी यानी कि भारत की है। कुछ लोग जो अलग अलग समय पर असम आए थे उन्होंने खुद की पहचान मियां के रूप में बतानी शुरू कर दी और वे बहुत ही सांप्रदायिक है। जय भाजपा नेता ने कहा कि वे असमिया संस्कृति और भाषा को बिगाड़ने के लिए ये लोग विभिन्न गतिविधियों में शामिल है, इसलिए मैं उनके वोटों से विधायक नहीं बनना चाहता। मेरी निजी राय है कि जो लोग असमिया संस्कृति, भाषा और फिर समग्र भारतीय संस्कृति को खुली चुनौती देती है उन्हें हमें वोट नहीं देना चाहिए।
दोस्तों किसान आंदोलन के समर्थन में अब दिल्ली के छात्र संगठन भी उतर आए हैं। जी हां, दिल्ली के मंडी हाउस में सैकड़ों की संख्या में जुटे छात्र किसानों के समर्थन में और कृषि कानून के विरोध में मार्च निकाल रहे हैं। जी हां, दिल्ली पुलिस ने मंडी हाउस इलाके में धारा 144 लागू कर दी है और छात्र संगठनों से वापस जाने को कहा है। छात्रों के प्रदर्शनों की वजह से पूरा गोल चक्कर ब्लॉक कर दिया गया है। छात्र संगठन मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक मार्च निकालना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। जहां इसके विरोध में छात्र धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़ी संख्या में जवानों को तैनात भी कर दिया है। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के सभी 5 विधायकों ने पिछले दिनों पटना में मुलाकात की थी। जी हां, जिसके बारे में आपको केडीबी लाइव के भी माध्यम से बताया गया था। जी हां, इसके बाद से कयास ये लगाया जा रहा था कि एआईएमआईएम का समर्थन जदयू को मिल सकता है, लेकिन एआईएमआईएम ने जदयू के सामने एक ऐसी शर्त रख दी है कि जिससे जदयू के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया है। जी हां, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि जब तक जदयू और भाजपा में गठबंधन रहेगा तब तक समर्थन की बात पर विचार किया ही नहीं जा सकता है। जी हां, वे पूर्णिया में अपने सभी विधायकों के साथ पत्रकार सम्मेलन कर रहे थे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अमोड़ विधायक अख्तरुल ईमान, बायसी के विधायक मोहम्मद रुकनुद्दीन, बहादुरगंज के विधायक अंजार नईमी और फिर कोचादमन के विधायक इजहार अस्पी मौजूद थे। जी हां, इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य और फिर केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। एमआईएम के विधायकों ने कहा कि बिहार में विकास के लिए उनका प्रयास जारी रहेगा। सीमांचल की समस्याओं का निदान निकालने की मांग मुख्यमंत्री से की है। विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि वे सभी जनता से जुड़े हैं, जनता की अपेक्षा पर सभी खड़े उतरेंगे। जी हां, सरकार अगर जनहित में कार्य नहीं करेगी तो जन आंदोलन किया जाएगा। सीमांचल राज्य का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, जबकि सीमांचल बिहार राज्य का 10वां हिस्सा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि बजट का 10वां भाग सीमांचल के विकास पर खर्च हो। जी हां, एआईएमआईएम के विधायक ने मांग की है कि सीमांचल के लिए बिहार सरकार विशेष पैकेज देने की घोषणा करे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार राज्य में संतुलित विकास चाहती है तो फिर सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया जाना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजे। उन्होंने कहा कि सीमांचल में बाढ़ के अस्थायी निदान के लिए ठोस पहल करने की जरूरत है। साथ ही विधायक अख्तरुल ईमान ने पूर्णिया को राज्य का यानी कि बिहार का दूसरी राजधानी बनाने की वकालत की है। यह साथ ही कहा है कि हाईकोर्ट के बेंच की स्थापना पूर्णिया में हो। विधायक ने राज्य सरकार से अन्य कई मांग की है, जिसमें मुख्य विभागों के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना, सीमांचल में आबादी के अनुरूप शैक्षणिक संस्था, सीमांचल में एम्स की स्थापना, स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, मक्का धान आदि की एमएसपी दर पर खरीदारी सुनिश्चित करने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ब्रांच के रुके कार्य किशनगंज में शुरू करने, सीमांचल में कल कारखाने की स्थापना आदि शामिल है। जिस दर से बिहार राज्य का विकास हुआ है उस दर से सीमांचल का विकास नहीं हुआ है। जी हां, सीमांचल हमेशा से सत्ता के सौतेलेपन का शिकार रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं चेती तो फिर एआईएमआईएम के सभी विधायक, नेता और कार्यकर्ता प्रखंड से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन को आम जनता का भी समर्थन मिलेगा। दोस्तों शिवहर, सीतामढ़ी, चंपारण और मुजफ्फरपुर के गन्ना किसानों की उम्मीद बनी रीगा चीनी मिल अब पूरी तरीके से बंद होने की स्थिति में पहुंच गई है। इस सीजन में चीनी मिल में पेराई सत्र शुरू नहीं हो सका है, जबकि आगे आने वाले समय में भी मिल चालू हो पाएगा या नहीं, इस पर भी सवाल खड़ा हो गया है। जी हां, किसान और मजदूर अपनी मांगों पर अड़े हैं और मिल प्रबंधन का कहना है कि उनके पास अब कुछ बचा ही नहीं तो फिर मजदूरों को क्या देंगे। इसी बीच चारों ओर से विरोध झेल रहे रीगा चीनी मिल के सीएमडी ओम प्रकाश धानु ने केंद्र और राज्य सरकार, केंद्रीय मंत्रियों, केंद्रीय सचिव, सांसद और विधायकों से भी चीनी मिल को बचाने के लिए मदद मांगी है। यह उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की औद्योगिक नीतियों का लाभ बड़ी फैक्ट्रियों को मिलता है। केंद्र की सरकार बड़ी और मजबूत कंपनियों की ही मदद करती है। वे मिल को बचाने के लिए केंद्र और फिर राज्य सरकार से सहायता के लिए बार बार गुहार लगाते रहे हैं। जी आवेदन भी देते रहे हैं, लेकिन कोई भी पहल नहीं की गई है। उन्होंने कहा है कि अब वे थक चुके हैं। जी उन्होंने सरकार, मजदूर, कर्मी और किसानों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हम 60 लाख का भुगतान करने को तैयार है। उन्होंने कहा है कि वे राज्य की सरकार से सहायता मांग रहे थे, बदले में राज्य सरकार ने उन पर इल्जाम लगाते हुए क्रिमिनल केस कर दिया। जी उन्होंने कहा है कि वे चाहते हैं कि मिल चले, इससे एक पैसे नहीं चाहिए। राज्य और केंद्र सरकार तथा कर्मचारी इस मिल को बचाने का प्रयत्न करें। उन्होंने कहा है कि उनके पास देने के लिए अब कुछ नहीं है, फैक्ट्री को बचाया जाए। दोस्तों राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी धन समर्पण अभियान चला रही है। जी इस अभियान का फायदा उठाकर कुछ लोग जालसाजी भी कर रहे हैं। जी ऐसा ही एक मामला यूपी के जौनपुर से सामने आया है, जहां एक जालसाज खुद को किसी हिंदू संगठन का बताते हुए फर्जी रसीद छपवाकर लोगों से पैसे वसूल रहा था। इसकी सूचना वीएचपी के कार्यकर्ताओं को लगने के बाद उन्होंने प्लानिंग बनाकर जालसाज को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।
दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका के गांधी मैदान में आयोजित 42वें झामुमो स्थापना दिवस कार्यक्रम में केंद्र सरकार, भाजपा और पूंजीपतियों पर जमकर निशाना साधा है। जी हां, मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब तक झारखंड में झारखंडियों की सरकार है, कोई इस राज्य का बाल बाका नहीं कर सकता है। हर हाल में अपना अधिकार लेकर रहेंगे। न केंद्र हमारा हक दबाकर रख सकता है और न ही कोई व्यापारी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि काफी संघर्ष के बाद अलग झारखंड राज्य मिला है। 20 वर्षों के दौरान झारखंड में ज्यादातर समय भाजपा ही सत्ता में रही है। हम झारखंडियों को सत्ता में आने के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुजी के नेतृत्व में कई बार सरकार बनी, एक बार मेरे नेतृत्व में भी सरकार बनी, पर षड्यंत्रकारियों की वजह से बहुत दिनों तक हम लोग सत्ता में नहीं रह सके। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में ऐसा जनादेश आया झारखंड में कि झारखंडियों की सरकार बन गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस सरकार में हम नहीं, आप बैठे हैं। आज जनता जो कहेंगे वही सरकार करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार हर क्षेत्र में रोजगार सृजन करने जा रही है। वर्ष 2021 को हमने नियुक्तियों का वर्ष घोषित किया है। इस वर्ष युवकों को धड़ल्ले से रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेगी। दोस्तों बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। जी हां, अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट के जरिए तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार कहते हैं कि अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करके अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी प्रकट नहीं करने देंगे। बेचारे 40 सीट के मुख्यमंत्री कितने डर रहे हैं। दोस्तों कोरोना के इस काल में भारतीय रेलवे अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है। जब पिछले साल मार्च महीने में लॉकडाउन के दौरान रेलवे ने अपने संचालन को पूरी तरीके से बंद कर दिया था, जिसके बाद में सरकार की गाइडलाइंस के साथ ही धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। रेलवे लगातार ही यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए नई नई ट्रेनों के संचालन का ऐलान कर रहा है। जी रेलवे द्वारा चलाई जा रही तकरीबन सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के पूरा होने पर ही यात्रियों को ट्रेन में सवार होने दिया जाएगा। जी हालांकि कुछ लोग स्टेशन और ट्रेन में एंट्री करते समय तो नियम मानते हैं, लेकिन सफर के दौरान ढील बरतते जाते हैं, जी जो उन पर भारी पड़ सकता है। जी हां, रेलवे ने ट्रेन यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन फिर भी ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसमें लोग मास्क हटाकर सफर करते नजर आ रहे हैं। सेंट्रल रेलवे के पीआरओ ने बताया कि बिना मास्क के सफर करने या फिर स्टेशन पर मिले हर व्यक्ति पर 200 रुपए का फाइन लगाया गया है। अगर आप भी बिना मास्क के ट्रेन में सफर करते हैं तो फिर समझ जाइए, नहीं तो फिर आपसे भी 200 रुपए का फाइन लिया जा सकता है। दोस्तों इस वर्ष बिहार में 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। पिछले वर्ष 2 करोड़ 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन 3 करोड़ 91 लाख पौधे लगाए गए। जी हां, राज्य में वर्तमान में 15% वनीकरण है, इसे बढ़ाकर 17% करने की तैयारी चल रही है। जी हां, ये बातें मंगलवार को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से राजधानी के अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम में वन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार ने कही है। कार्यक्रम में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पौधाशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण अभियान विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई। उन्होंने कहा है कि पौधारोपण अभियान इस बात पर भी निर्भर करता है कि किस तरीके के पौधा का रोपण किया जा रहा है। दोस्तों धान खरीद की तारीख 21 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। जी हां, इसके बाद भी किसान धान नहीं बेच पा रहे हैं, क्योंकि सहकारिता विभाग की वेबसाइट से किसानों का धान खरीद के लिए निबंधन बंद कर दिया गया है। जी हां, 27 जनवरी से ही निबंधन बंद है। इससे प्रत्येक पंचायत में 20% किसान चाहकर भी धान नहीं बेच पा रहे हैं। जी हां, किसानों का कहना है कि पैक्स सिर्फ कृषि विभाग की वेबसाइट पर निबंधन इच्छुक किसान से ही धान ले रहा है। जी हां, ऐसे में जिन किसानों ने खुद पोर्टल पर निबंधन कराया है उनका धान पैक्स नहीं खरीद रहा है। पैक्स समितियों का कहना है कि विभाग से ही कहा गया है कि सिर्फ किसान सहकारों द्वारा ही सर्वे कराकर निबंधन इच्छुक किसानों का ही धान खरीद करना है। दोस्तों राजधानी पटना समेत पूरे बिहार के सभी जिलों में अब कोल्ड डे से मुक्ति मिल गई है। अब दिन के साथ ही रात के तापमान में भी वृद्धि दर्ज देखने को मिल रही है, लेकिन मौसम ठंड बना रहेगा। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बताया कि 5 और 6 फरवरी को बारिश, ओलावृष्टि और आंधी तूफान आ सकता है। जी हां, इसको लेकर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ग्रीन अलर्ट जारी कर दिया है। जी हां, ग्रीन अलर्ट का मतलब है कि कहीं हल्की फुल्की बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। 5 और 6 फरवरी को पटना, गया और नवादा सहित बिहार के सभी जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। जी हां, घना कोहरा छाए रहेगा। उत्तर भारत में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। जी हां, जिनके चलते जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और तेज बर्फबारी होगी।
दोस्तों, पुलिस की तमाम चौकसी को धता बताते हुए अपराधियों ने गया जिले में एक बार फिर से लूटकांड को अंजाम दिया है, वो भी थाने से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर। जी हां, गरुआ प्रखंड के अंतर्गत नदियावा गांव के पास संचालित ग्राहक सेवा केंद्र यानी कि सीएसपी में हथियारबंद अपराधियों ने 1.25 लाख रुपए लूट लिए हैं, यानी कि 1,25,000 रुपए लूट लिए हैं। बाइक से आए अपराधी लूट के बाद आसानी से जीटी रोड की ओर से फरार हो गए। जी हां, इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। बहरहाल तीनों अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। जी पुलिस का दावा है कि उन्हें जल्द दबोच लिया जाएगा। जी नदीवाला गांव के पास बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्राहक सेवा केंद्र है, यानी कि सीएसपी है। जी केंद्र संचालन धर्मेंद्र कुमार अपने घर से बैग में 1,25,000 रुपए लेकर करीब 11 बजे दिन में ग्राहक सेवा केंद्र पहुंचा था। जैसे ही बैंक से पैसा निकालकर उसने केंद्र के ड्राइवर में रखना शुरू कर दिया तो उसी वक्त बाइक सवार 3 युवक पहुंचे। जी तीनों के चेहरे खुले थे। सीएसपी संचालन को बाहर आने को कहा गया, लेकिन जब धर्मेंद्र बाहर नहीं निकला तो हथियार के बल पर उसे बाहर निकाला। इसके बाद ड्राइव से रुपया निकाल लिए। इसके बाद वे हथियार लहराते हुए भाग निकले। दोस्तों, कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच पीलीभीत से एक खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक किसान ने बाजार में 1 रुपये प्रति किलोग्राम भाव की पेशकश से नाराज होकर अपने 10 क्विंटल फूल गोभी के उपज को फेंक दिया। जी हां, रोड पर फेंक दिया। उसने जरूरतमंदों और गरीबों को सड़क पर फेंकी गोभी को मुफ्त में ले जाने को कह दिया। जी हां, पीलीभीत में कृषि उपज मंडी समिति एपीएमसी के परिसर में लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों द्वारा उपज के लिए दी जा रही कम कीमतों को लेकर किसान परेशान था। जी हां, जहानाबाद के किसान मोहम्मद सलीम ने कहा है कि उन्हें व्यापारियों द्वारा उनकी फसल के लिए प्रति किलो 1 रुपए की पेशकश की गई थी, जो उनकी उपज को एपीएमसी परिसर में लाने के लिए परिवहन लागत से भी कम थी। जो उन्होंने कहा है कि मेरे पास आधा एकड़ जमीन है जहां मैंने फूलगोभी की खेती की थी और बीज, सिंचाई, उर्वरक आदि पर लगभग 8,000 रुपए खर्च किए थे। इनके अलावा मुझे फसल परिवहन पर 4,000 रुपए का लागत वहन करना पड़ा। सलीम ने कहा है कि वर्तमान में अभी फूलगोभी का खुदरा मूल्य 12 से 14 रुपए प्रति किलोग्राम है और मैं अपनी उपज से कम 8 रुपए प्रति किलोग्राम की उम्मीद कर रहा था। जब मुझे मात्र 1 रुपए प्रति किलोग्राम की पेशकश की गई तो मेरे पास अपनी सभी फूलगोभी को फेंकने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं था और मैं ये सारे फूलगोभी फेंक दिया। दोस्तों, बिहार में लंबे समय से चल रहा कैबिनेट विस्तार का मसला नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए में लगभग सुलझ गया है। जी हां, मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच सहमति बन गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर देर रात बिहार के पार्टी नेताओं के ग्रुप की बैठक हुई। जी हां, सूत्रों की माने तो यह तय हुआ है कि नीतीश कैबिनेट में बचे हुए मंत्रियों की संख्या का करीब 50-50 फॉर्मूला के साथ बीजेपी जेडीयू के पास मौजूदा विभागों में से ही अपने अपने कोटे के मंत्रियों के विभाग का बंटवारा करेंगे। दोस्तों, एलपीजी के व्यावसायिक सिलेंडर के दामों में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। ऐसे में एलपीजी के कारोबार करने वाले लोगों को अब महंगा सिलेंडर मिलेगा। जी हां, पेट्रोलियम कंपनियों ने कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। जी हां, सिलेंडर के दाम बढ़ने से छोटे मोटे व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के रेट में किसी तरीके का इजाफा नहीं हुआ है। जी हां, पिछले साल दिसंबर के एक ही महीने में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 2 बार बढ़ाए गए थे। जी हां, व्यावसायिक गैस सिलेंडर 19 किलोग्राम 190 रुपया महंगा हो गया था। वहीं 5 किलोग्राम के छोटू गैस सिलेंडर की रिफाइलिंग में भी 33 रुपये का इजाफा हो गया था। इससे पहले एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई थी। दोस्तों, भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन की गूंज अब विदेशों तक भी सुनाई देने लगी है। जी दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 2 महीनों से अधिक समय से आंदोलन पर बैठे किसानों के समर्थन में दुनिया भर से लोग ट्वीट कर रहे हैं। जी और अपना समर्थन दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पॉप स्टार रिहाना के बाद अब जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भी किसानों को अपना समर्थन दिया है। जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भी ट्वीट करके किसानों के समर्थन में एकजुटता दिखाई है। जी किसान आंदोलन से जुड़े एक खबर को शेयर करते हुए जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने मंगलवार की देर रात लिखा है कि हम भारत में चल रहे किसान आंदोलन के साथ एकजुटता से खड़े हैं। जी दरअसल इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट के कुछ ही घंटों बाद ग्रेटा थनबर्ग का यह ट्वीट सामने आया। जी हां, रिहाना ने भी ट्वीट करके किसानों के प्रति अपनी एकजुटता दिखाई और कहा है कि आखिर इस बारे में कोई बात क्यों नहीं करता है।
दोस्तों, विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में बुधवार को किसानों को देश की सबसे बड़ी ताकत करार दिया है। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि किसान अंग्रेजों के जमाने से ही संघर्ष करता आ रहा है और हर बार उन्होंने शासन को झुकाने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने 1900 के दशक में पंजाब में हुए किसान आंदोलन के दौरान लोकप्रिय गीत पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल की कुछ पंक्तियों को कहा, जहां और कहा है कि किसानों ने अंग्रेज सरकार को भी अपने कानून वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया था। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने जब यह बात कही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय सदन में ही मौजूद थे और ये सारी बात सुन रहे थे। दोस्तों, कल हरियाणा के जींद में किसानों की महापंचायत में भारी भीड़ जमा हो गई। जहां इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत के अलावा कई अन्य बड़े किसान नेता मौजूद थे। जहां किसानों की भारी भीड़ के बीच पंचायत ने तीनों कृषि बिल वापसी की मांग के प्रस्ताव को पास किया। जहां राकेश टिकैत ने इस पंचायत में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि अभी जनता ने केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग की है। यदि सरकार नहीं माने तो फिर जनता गद्दी वापसी की मांग कर लेगी। इस कार्यक्रम में किसानों की भारी भीड़ को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि बिल वापसी से कम पर किसान नहीं मानने वाला है। देश भर के किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। दोस्तों, शहरी क्षेत्र के विस्तार की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार 8 नए शहर विकसित करेगी। जी हां, सरकार द्वारा गठित 15वें वित्त आयोग ने भी 8 राज्यों में 8 नए शहर बसाने के लिए 8000 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की है। जी हां, आपको बता दूं कि शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी कई मौके पर कह चुके हैं कि 2030 तक देश की 40% आबादी के शहरों में निवास करने की संभावना है। दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए गए नए कृषि कानूनों का संसद में समर्थन करने वाले जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने एक बार फिर से कृषि कानूनों को सही ठहराया है। राज्यसभा में कल चर्चा के दौरान पार्टी के राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह ने कहा कि नए कृषि कानून लागू होने से किसानों का भला होगा। बिहार में यह कानून पहले लागू हो चुका है और वहां किसान आजादी के साथ अपना अनाज भेज पाते हैं। आरसीपी सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन हठ धर्मिता के अलावा और कुछ भी नहीं है। कृषि कानूनों के मसले पर जब सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत के हल निकालने का निर्देश दिया तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए था, लेकिन किसान संगठन अपनी जिद पर अड़े रहे। जी हां, देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किसान संगठनों ने आदर नहीं किया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जी हां, सांसद आरसीपी सिंह ने कहा है कि नए कृषि कानून सिर्फ और सिर्फ किसानों को फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग इस पर सियासत कर रहे हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि किसान आंदोलन एक प्रयोग है जो कि विपक्षियों के द्वारा किया जा रहा है। जी हां, उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष का यह प्रयोग सफल रहा तो फिर विपक्ष आगे सीए, एनआरसी, धारा 370 और राम मंदिर के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे। उन्होंने विपक्ष पर हमला जारी करते हुए आगे कहा कि कृषि कानून सरकार के सदनों में पारित किया गया एक कानून है। उन्होंने कहा कि अगर हम हर बार विरोध के से कोई नया कानून पारित करके वापस लेंगे तो फिर विपक्ष हर एक मुद्दे पर विरोध करना शुरू कर देंगे और अपनी ही मांगों के मनवाने की कोशिश करेंगे। जी उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए यह भी पूछा है कि आखिर इन कृषि कानूनों में क्या काला है। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर बिहार के स्थानीय निकायों को 35,577 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि 14वें वित्त आयोग यानी कि 2015-20 से 21,143 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए थे। इस प्रकार 15वें वित्त आयोग ने 14वें की तुलना में बिहार के स्थानीय निकायों को अगले 5 साल में 14,434 करोड़ रुपए अधिक देने की अनुशंसा की है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।